सब मस्त होंगे, बढ़िया से होंगे, खूब मौज ले रहे होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एंड दिस इज लेक्चर 4 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर थे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था आपकी 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में 3 तरह की रिएक्शन बिल्कुल बढ़िया से डिस्कस कर ली थी, ट्रिक भी देख ली थी। और रिएक्शन कौन कौन सी थी? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बढ़िया से डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस तरीके से उस एक्टिविटी सीरीज को याद किया जाएगा, क्या उसकी ट्रिक होती है और क्या उसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। थोड़ा सा आपका मेमोरी के लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब दो सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, कंबाइन होना, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उसको क्या बोलूंगा मैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद मैंने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे कौन कौन कंबाइन हो सकते हैं। कोई भी कंबाइन हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन हो सकते हैं, और एलिमेंट कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेरा? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। मतलब जो हमारा एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको डिकम्पोज करेंगे और वो हमारे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को, न्यू सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा। दैट इज नोन टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से पार्ट्स थे आपके? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड क्या था हमारा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो हीट से डिकम्पोजिशन होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता था हमारा, और फोटो डिकम्पोजिशन मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन होता था। इसमें हमने ये भी देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे जनरली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे जनरली एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या? एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन करने पर हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक क्या? रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देनी पड़े, वो रिएक्शन हमारी हीट एब्जॉर्ब करे, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, रिप्लेस कर दे, उसको हटा के अपने आप उसकी पोजीशन पे बैठ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस कौन करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो हम किसके थ्रू देखेंगे? एक्टिविटी सीरीज के थ्रू देखेंगे। ऊपर आते हैं हमारे एक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव, नीचे आते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव, तो उसके थ्रू हम डिस्प्लेस करा सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड 2 कंपाउंड ऐड होकर एक दूसरे के आयंस को डिस्प्लेस करेंगे। पहला कंपाउंड दूसरे वाले के आयन को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा कंपाउंड पहले वाले के आयन को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से 2 डिस्प्लेसमेंट हो गए, नहीं हो गए रिएक्शन में। इस तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या है आपका? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये क्या है आपका? बेरियम सल्फेट BaSO4। ये क्या है आपका? 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, वो है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, इसके बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करा और बेरियम सल्फेट के साथ आ गया BaSO4। ऐसे इसके सोडियम ने क्लोरीन को डिस्प्लेस करा और हमारा किसके साथ आ गया? इसके सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा और किसके साथ आ गया? क्लोरीन के साथ आ गया। तो दोनों कंपाउंड के आयंस ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और क्या फॉर्म हुआ हमारा? बी किसके साथ आया? SO4 के साथ, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया, और हमारा सोडियम किसके साथ आया? क्लोरीन के साथ आया। क्या फॉर्म हो गया हमारा? कॉमन सॉल्ट, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? NaCl हमारा
फॉर्म हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट में तो आपको पता है ये क्या लिख रखा है, एस लिख रखा है मतलब सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर A2 लिख रखा है मतलब एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट मतलब जो हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है, मतलब वाटर में कोई चीज डिसॉल्व हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वस स्टेट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एरो लगा रखा है, एरो मतलब नीचे को लगा रखा है। इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो का मतलब है कि हमारा वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिपिटेट होता है एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जो कि वाटर में हमारा सॉल्युबल ना हो, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। जैसे कि हमारा ये BaSO4 जो होता है ये होता है हमारा व्हाइट कार्डी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT भी लिख देते हैं। तो ये हमारा व्हाइट कार्डी मतलब दही के जैसा होता है। प्रेसिपिटेट जैसा दही होता है ना, दही के जैसे व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाटर में हमारा इंसोल्युबल नहीं होता, बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है वो, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट। अगर मैं नीचे को एरो बनाता हूँ तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अगर मैं ऊपर को एरो बनाता हूँ तो इसका मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। मान लीजिए H2 गैस है, किसी कोई भी रिएक्शन अगर हो और उसमें H2 गैस के आगे मैं ये वाला एरो बना देता हूँ तो इसका मतलब वहां पे H2 गैस हमारी इवॉल्व हो गई और नीचे वाला एरो क्या शो कर रहा है कि हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक आपका एग्जांपल। उसके बाद अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी दो टाइप से क्लासिफाई होती हैं। पहला आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन कौन सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा हो लेकिन वहां पर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा हो। डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा हो लेकिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी ये वाला ऊपर वाला जो आपको एग्जांपल कराया था, इसमें व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, ये वाली रिएक्शन आपकी एग्जांपल हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। उसके बाद सेकंड टाइप का आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कोई हमारी न्यूट्रल चीज फॉर्म हो रही हो। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आपको थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं तो उसमें वहां पे क्या फॉर्म होता है, वहां पे फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। एक होता है हमारा पीएच स्केल। क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे, एक हमारा यहाँ पे होता है पीएच स्केल जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1 से लेके 14 तक हमारी वैल्यू होती है और यहाँ पे कहीं आ जाता है हमारा 7। तो 7 अगर पीएच स्केल पे किसी की वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। वो कैसे नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर 7 से कम किसी की वैल्यू होगी तो 7 से कम वैल्यू वाला क्या होगा हमारा एसिड। क्या होगा, एसिड। और 7 से लेकर 14 तक अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक होगी तो वो क्या कहलाएगा मेरा बेस। तो 7 जिसकी पीएच वैल्यू वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमारा कोई भी सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होता है। तो देखिए एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही हो और सॉल्ट फॉर्म हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल NaOH, बेस की आपको मैं पहचान बता देता हूं जिसमें OH आयन होते हैं हमारे। कौन से आयन, OH आयन। वो क्या होते हैं हमारे बेस होते हैं। OH आयन मतलब ये। और एसिड क्या होता है, जिसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं, H+ प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा एसिड। तो ये हो गया हमारा NaOH। OH आयन हमारा प्रेजेंट है, कैसे टूटता है Na+ और OH- मतलब ये है हमारा बेस। और HCl कैसे टूटेगा, H+Cl- H+ आ गया तो इसका मतलब क्या है, एसिड। बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, Na ने H को रिप्लेस किया और Cl के साथ आ गया, ऐसे ही हमारा H ने OH को Na को रिप्लेस किया और OH के साथ आ गया। तो हमारा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, क्या बन गया हमारा NaCl और H2O। NaCl क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो हमारा एसिड बेस की रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हो गया। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूंगा मैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात। उसके बाद बात आती है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की।
फिफ्थ टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में भी आप बात कर लेते हैं हम। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीडेशन किससे आया, ऑक्सी से आया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन किससे बना है, ऑक्सी से। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा मेरा, प्लस ऑक्सीजन लिखा है मैंने, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का क्या मतलब हो गया फिर यहाँ पर, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो भी ऑक्सीडेशन। इतनी बात आई समझ में। और रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा, कि ऑक्सीजन को रिमूव करा दो और हाइड्रोजन को ऐड करा दो तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा रिडक्शन, और ऑक्सीजन का निगेटिव मतलब माइनस मतलब निकलना, ऑक्सीजन का निकलना मेरा रिडक्शन। और अगर मेटल नॉन मेटल की टर्म्स में बात करें तो मेटल नॉन मेटल की टर्म्स में बात कर सकते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन आपकी कैसी होती है, नॉन मेटल होती है। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ मेटल क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। और आपका रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ मेटल आपका रिडक्शन, बिल्कुल इसका उल्टा ऑक्सीडेशन का, और नॉन मेटल का रिमूवल हमारा रिडक्शन। देखिए नॉन मेटल मेटल वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन जरूर याद रखना है। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रही है तो भी ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में आपकी हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूंगा मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन क्या कहूंगा मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स वर्ड कहां से बना है, RED, रिडक्शन से शुरू के 3 लेटर ले लिए, RED मतलब रेड, और ऑक्सीडेशन के 2 लेटर ले लिए, ऑक्स, तो क्या बन गया मेरा, रिडॉक्स बन गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा हमारा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन के साथ ऐड करा रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ और इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, Cu हमारा अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ हमारी ऑक्सीजन चली जाएगी, H2O बन जाएगा। ये हमारा इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस ऐड कराऊंगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए कॉपर ऑक्साइड ये है और इससे क्या बना, कॉपर बना, मतलब CuO से Cu बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरा, रिडक्शन। H2 वाला देखिए, H2 से क्या बन गया, H2O। पहले H2 अकेला था, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस पूरी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और मेरा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का ये रिएक्शन क्या है, हमारी एग्जाम्पल है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद बात ये आती है कि हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी रिएक्शन होती है हमारे डेली लाइफ में, जिसमें कि 2 आपके कॉमन है। कौन कौन से, ये आपका पहला है करोजन और दूसरा है आपका रेंसिडिटी। ये आपके बिल्कुल कॉमन है, ये आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करोजन क्या होता है, करोजन होता है आपका the gradually eaten up of metal by in presence of moisture, air and some chemicals that is known to be corrosion। मतलब क्या कि जो हमारा कोई भी मेटल है वो धीरे धीरे गलने लगता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, एयर से हो सकता है, मॉइस्चर से हो सकता है, या कोई भी केमिकल जैसे कि एसिड हो गया उससे हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो मेटल हमारा क्या होगा, गल जाएगा, कोरोड हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आपका लोहे पे जंग लग जाता है, वो भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। आपका लोहा क्या हो जाता है, गलने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, रस्ट हो जाता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, तो ये है हमारा कोरोजन का एग्जांपल। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है, कॉपर को गला देती है, ग्रीनिश लेयर आ जाती है, वो भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि आयरन पे हमारा होता क्या है। आयरन पे क्या होता है कि आयरन हमारा किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है। मान लीजिए आयरन है हमारा 4Fe ले लिया मैंने, आयरन किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, एयर से क्या आया हमारा ऑक्सीजन, O2 के कांटेक्ट में आया, और वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हमारे एयर में। वाटर वेपर मतलब H2O, इसके मैंने 2H ले लिया, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए H2O के। तो क्या फॉर्म हुआ, जब केमिकल रिएक्शन इनमें तीनों में आपस में हुई तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम रस्ट, और वो क्या है हमारा Fe2O3.XH2O, मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। H2O मतलब हाइड्रेटेड, H2O को कह रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेटेड, और Fe2O3 को क्या कहेंगे हम, Fe मतलब आयरन, O3 मतलब ऑक्साइड, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या केमिकल नेम है आपका रस्ट का, जो हमारी जंग होती है, लोहे पर जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट, और रस्ट का केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड क्या है यहाँ पे, ये है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आप हायर क्लास में 11वीं क्लास में जब आएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अभी इतना ध्यान रखिए कि आयरन जो है हमारा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसका जो रस्ट का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये आपका क्वेश्चन इक्वेशन लिखने को आ जाती है, और क्वेश्चन कोरोजन भी पूछ लेता है क्या होता है, कोरोजन का कॉमन एग्जांपल भी पूछ लेता है क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और कोरोजन क्या होता है, द ग्रेजुअली ईटन अप मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड सम केमिकल्स दैट इज नोन एज कोरोजन। उसके बाद बात आती है कि जो हमारा कोरोजन होता है, कोरोजन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। कोरोजन को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उस पर पेंट कर दीजिए, वार्निश कर दीजिए, तो वो एयर के कांटेक्ट में हमारा मेटल आएगा ही नहीं, तो कोरोजन को ऐसे भी प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। या फिर उसको अलॉय बना दीजिए, किसी मेटल के साथ मिक्स कर दीजिए, तो वो क्या होगा, वो मेटल वो नहीं रहेगा, दूसरा नया कंपाउंड बन जाएगा। अलॉय हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का, नॉन मेटल का, या फिर मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। तो अलॉय बना दीजिए तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस हमारे कम रहेंगे। बात यह है कि कोरोजन से हमारे नुकसान बहुत होते हैं। हमारे जो कोरोजन क्या करता है, किसी भी मेटल के स्ट्रेंथ को वीकन कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम कर देता है, उसकी लाइफ कम कर देता है। जैसे कि हमारे जितने भी ब्रिजेस बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बने होते हैं, तो उसमें जो लोहा लगा होता है, वो मेटल जो लगी हुई होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देगा और उसकी लाइफ क्या कर देगा, कम हो जाएगी, लाइफ को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है। हर साल हम सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपया हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं जिससे हम कोरोजन से बच सकें। तो कोरोजन बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। तो देखिए कोरोजन की हमारी ये बात हो गई, प्रिवेंशन की आपको मैंने बता दिया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है हमारी, रेंसिडिटी होती है द कंडीशन कॉज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ फैट ऑयल्स ऑफ फूड, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड में। फूड हमारा किससे बनता है, हमारा ऑयल से, फैट से, इन सब से हमारा फूड बनता है। तो उस फैट और ऑयल का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी रेंसिडिटी होती है और एक कंडीशन हमारी बनती है। और कंडीशन क्या होती है, जिसको हम समझ सकते हैं कि हमें स्मेल बहुत मतलब डर्टी स्मेल आने लगेगी, और उसकी जो टेस्ट है, टेस्ट भी हमारा डर्टी हो जाएगा, बढ़िया टेस्ट नहीं होगा, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट उसका हो जाएगा। वो कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं। और रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट और ऑयल का। तो ऐसे होती है हमारी रेंसिडिटी। अब बात ये है कि रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला के। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन ही ना होने दें, ऐसे सब्सटेंस उसमें मिला दें कि जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रेजिस्ट करें, वो होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी हमारी नहीं होगी। फिर दूसरी चीज क्या है, उसमें उस जो हमारा फूड है, फूड को हम नाइट्रोजन से कवर कर दें, किससे, नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अनरिएक्टिव नेचर की होती है। जब नाइट्रोजन गैस हमारी अनरिएक्टिव नेचर की है
तो दूसरी गैस तो वहां पे रिएक्ट कर ही नहीं सकती, ऑक्सीजन आएगी वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। जब ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी हमारा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारी रेंसिडिटी नहीं होगी। तो नाइट्रोजन गैस से फूड पैकेजिंग हम कराते हैं, जितने भी लेस वगैरह के पैकेट्स आते हैं नाइट्रोजन गैस से पैक आते हैं, जिससे हमारी उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। उसके बाद हम उसको रिटार्ड भी कर सकते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, हमारे मम्मी जो है फूड को, मिल्क को, फ्रूट्स वगैरह को, इन सबको, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रख देती नहीं रख देती हैं? क्यों रख देती हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसका टेम्परेचर कम करता है और जो हमारी रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट कर देता है, मतलब उसको रिटार्ड कर देता है थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हमारा खाना 2 घंटे में 3 घंटे में खराब हो रहा होगा तो हो सकता है वो 1 दिन तक खाना हमारा चल जाए उसकी वजह से, तो उसको रिटार्ड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अपना फूड रख दीजिए, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हमारी रिटार्ड हो सकती है, मतलब आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए एयर टाइट कंटेनर में कैसे हो सकता है भाई, एयर टाइट मैंने कंटेनर रख दिया तो उसके अंदर एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एयर नहीं जाएगी, बहुत कम अमाउंट में जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी उसकी सप्लाई, कम अमाउंट में जाएगी एयर, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हमारा कम होगा, और ज़्यादा टाइम में ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी भी हमारी रिटार्डेड हो जाएगी। इसी तरीके से हम स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट से भी फर्क पड़ता है। अगर लाइट से दूर रखेंगे फूड को तो उसमें हमारा ऑक्सीजन का प्रोसेस जो है रिटार्ड हो जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारी रेंसिडिटी भी हमारी रिटार्ड हो जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर, बिल्कुल आज जो मैंने बिल्कुल फिनिश कर दिया आपका, एक एक टॉपिक इसका बढ़िया तरीके से डिटेल में आपको स्टडी कराया है और बहुत कम टाइम में आपको ये चैप्टर करा दिया है। ये हमारा कितना 4th लेक्चर है और लगभग मेरे 20-20 मिनट के लेक्चर रहते हैं, तो मान लीजिए आप मान के चलिए कितने मिनट में ये हमारा 1 घंटे 20 मिनट 1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश मैंने करा दिया है। तो कितने कम टाइम में आपका ये चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया, और ऐसा भी नहीं कि डिटेल स्टडी नहीं कराई हो आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको डिटेल में कराया है, ट्रिक के साथ कराया है और बिल्कुल लाइव आपको मतलब डेली लाइफ से जोड़ के आपको मैंने पढ़ाया है, जिससे आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगे और ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा, इसके बाद लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन बीच में, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आने वाले 3 लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे और उसमें ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टर कराया है, बिल्कुल हमने अपनी 100% जान लगा दी है इस चैप्टर में आपको पढ़ाने के लिए। बस आपसे सिर्फ वापस हम इतना चाहते हैं कि आप खूब मन लगा के मेहनत करें, जितना मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, जितना कॉन्सेप्ट समझाया है उस पर कंसंट्रेशन करें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें और आपके 100% मार्क्स गेन करें। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जुड़े रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हम भी अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे कि हम बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा पा रहे हैं। हम अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस में शायद ना मिल पाए, ऐसी एजुकेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में इंस्टेंटली आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।